Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I would like to discuss on one of very important and specific chapters of Indian topics, that is the poverty. बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण दुनिया के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यह टॉपिक और भी ज़्यादा विशेष और भी ज़्यादा रोचक और भी ज़्यादा रहस्यमय और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और हम इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं ताकि भारत को कैसे इस विकासशील से विकसित राष्ट्र के रूप में इस स्थान को प्राप्त कर सके। Actually today I would not like to discuss on any data, specific data. आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और समस्या का समाधान के ऊपर बात करेंगे। ये जो सबसे बड़ा चुनौती है, ये हमारे भारत के लिए लगभग कहें कि इस लगभग संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, भारत को वर्तमान परिस्थितियों में माना जाता है, भारत को एक गरीबों का देश भी माना जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि भारत का जो अधिकांश जनसंख्या है आज गरीबी रेखा के आसपास, या यूं कहें कि अधिकतर जनसंख्या गरीब ही कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत की अधिकतर जनसंख्या है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए हम इसे गरीबी रेखा से नीचे ही मान सकते हैं। ये अलग, बहरहाल ये अलग वाली बात है कि अलग अलग जो सरकार की डेटा और अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, हमारे भारत सरकार के जो रिपोर्ट हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारे रिपोर्ट हैं, जो एवरेज आंकड़ों के आधार पर देखें तो गरीबी की परिभाषा कुछ और है। लेकिन आज हम लोग आंकड़ों पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे, आंकड़ों पर ज़्यादा हमारा रुझान नहीं होते हुए हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस बात पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि गरीबी क्या है और गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। हमारा हाल का भी जो डाटा भारत का देख रहे हैं, ये 2017 का आंकड़ा है। इसके हिसाब से भी 8.4 करोड़ के आसपास जो भारत में गरीब लोग हैं, या 84 मिलियन पीपल अभी भी हमारे भारत में गरीबी रेखा के नीचे हैं। और हमारे तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट को देखते हुए हमारा भारत में अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो हैं 7% अभी भी हैं। 2017 लेटेस्ट आंकड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम जो देखते हैं 2019 का जो डेटा है, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो आंकड़ा है, उसके हिसाब से भी 88 मिलियन पीपल हमारे जो भारत के लोग हैं अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, अर्थात लगभग 8 करोड़ लगभग 8 करोड़ लोग अभी भी भारत में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे हैं। इतनी बड़ी संख्या में भारत में बेरोजगार और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, ये तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग का ये जो है शुद्ध आंकड़ा है। लेकिन देखा जाए तो गरीबी का जो परिभाषा, जो सामान्य परिभाषा है, उसके हिसाब से अगर हम इस रेंज को देखेंगे तो बहुत बड़ा रेंज भारत में गरीब है। अबाउट 21 करोड़ 21 करोड़ या 25 करोड़ के आसपास के लोग हैं। वे अच्छा ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अच्छा सेहत उनके पास नहीं है। हमारे भारत के अधिकतर लोगों के पास स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर उनका पहुंच ना होना, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी
जो ज़रूरत है, जो मेडिकल से संबंधित ज़रूरतें, दवाइयाँ या इस प्रकार का पौष्टिक आहार, भोजन, पर्याप्त मात्रा में फल या जितने प्रकार के जो पौष्टिक भोजन हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए, लोगों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्हें वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और भारत के लगभग बहुत बड़े जनमानस में कुपोषण का शिकार पर्याप्त है। इसके साथ ही गरीबी के साथ सारी बुराइयां जुड़ी हुई हैं। गरीबी के साथ अशिक्षा भी है। धन के अभाव में, गरीबी के अभाव में हायर एजुकेशन या एक अच्छा एजुकेशन हमारे भारत के बड़े जनसंख्या के पास नहीं है। शिक्षा नहीं होने के कारण भी हज़ारों सैकड़ों बुराइयां और अवगुण हमारे इन व्यक्तित्व में, हमारे भारत के लोगों के अंदर है। निराशा, बेरोजगारी, रोजगार ना होना और ना जाने नाना प्रकार की चीज़ें हैं। हम सारे डायमेंशन के केंद्र बिंदु में हम पाते हैं गरीबी, पॉवर्टी। एंड पॉवर्टी इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर अस, फॉर इंडियंस। इस गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है? इस गरीबी को दूर करने के लिए कई आयाम हैं, कई डायमेंशन हैं, कई इनके लिए कारगर उपाय करने होंगे। और इस कारगर उपाय करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण तत्व है जो शिक्षा, और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के साथ रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, या जो कहें सर्विस, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी कहें। इन सभी का मकसद है कि आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, धन का उपार्जन करना, पैसे को कमाना, और उस धन के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, हमारे राज्य, हमारे देश अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये सारा चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया आंकड़ा आया है 2020 में। हाल ही में ये 2 साल के अथक अध्ययन के ऊपर, और ये आंकड़ा जो संपूर्ण भारतवर्ष से लिए गए हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहले से चला आ रहा है उसी आधार पर है। कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पिछले दशकों से विद्वानों के द्वारा इसको बोला जा रहा है और निरंतर बोला जा रहा है। लेकिन हमारा जो शिक्षा पद्धति है, संपूर्ण भारत का जो शिक्षा पद्धति है, चाहे स्कूल के शिक्षा पद्धति हो, चाहे कॉलेज के शिक्षा पद्धति हो, या यूँ कहें कि कॉलेज के बाद जो मास्टर स्तर के जो मास्टर स्तर के शिक्षा पद्धति हैं, या रिसर्च लेवल के शिक्षा पद्धति है, या कंपटीशन जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी होती है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो वास्तविक, यहाँ पर भी हम देखते हैं वास्तविक शिक्षा, जिस वास्तविक शिक्षा का निर्माण होना चाहिए था, जिस प्रकार से व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए था, उस प्रकार से लोगों का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाया है। जो व्यक्ति शिक्षा लिए हैं, जो हायर एजुकेशन लिए हैं, उनमें से भी अधिकतर व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाया है। व्यक्ति में सृजनशीलता का विकास नहीं हो पाया है, क्रिएटिविटी का विकास नहीं हो पाया है। जो वर्तमान परिस्थिति है हमारे देश या हमारे विश्व का, उस परिस्थिति के हिसाब से जो समस्या का समाधान होना चाहिए, किस तरह समस्या का समाधान, जो चुनौतियां वर्तमान है, उसको किया जाए। आज अधिकतर लोगों में, मानवों में वो क्षमता नहीं है, क्रिएटिव स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, इनोवेटिव सोच वृहत स्तर पे लोगों पर नहीं हो पाया, जिसके चलते ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर ढंग से नहीं हो पाया है। ह्यूमन डेवलपमेंट एसेट के रूप में ना हो पाना और लायबिलिटी, या यूँ कहें कि एक बहुत बड़ा विशाल जनसंख्या जो हमारे देश में है, जो क्रिएटिव नहीं है, किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ कमा के, कुछ अर्जन करके जी रहे हैं, या वास्तव में एक लायबिलिटी है, या बोझ, या धरती का बोझ हमारे देश के लिए बोझ है, हमारे भारत के लिए बोझ है। इस जनसंख्या को अगर क्रिएटिव बना दिया जाए, इसको ह्यूमन डेवलपमेंट
अच्छी प्रकार से कर दिया जाए, एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए और जो वर्तमान ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा है वे शिक्षा लोगों में, भारत में अगर लाया जाए, भारत को विकासशील से विकसित किया जा सकता है। ये अलग वाली बात है कि इसके साथ ही और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल होता है तो ये हमारे देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण धरती पृथ्वी के लिए अच्छा होगा। लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन है कि गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है और हम अपने ज़िंदगी को कैसे ऊपर कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने राज्य, सारे भारत के राज्यों को कैसे हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कर सकते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे शिक्षा का लक्ष्य क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया है, एक बार फिर इस पर जोर दिया जा रहा है कि लोगों को क्रिएटिव बनाया जाए, इमोशनली इंटेलिजेंस बनाया जाए, लोगों को इस योग्य बनाया जाए कि अपने क्षेत्र में समाधान को ढूंढ सके, नए विचारों को ढूंढ सके, नए आइडियाज़ को ढूंढ सके, नए खोज का विकास कर सके, नए चुनौतियों का सामना कर सके। जो वर्तमान समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसी परिस्थिति में एक नया समाधान ढूंढ सके, चाहे वह विज्ञान के दुनिया में हो, चाहे वह संगीत की दुनिया में हो या बिजनेस की दुनिया में हो, नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में हो या किसी भी फील्ड में हो। ऐसे लोगों की आज ज़रूरत है जो क्रिएटिव हो और हम एक नया रास्ता ढूंढ सकते हैं, एक नया दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह उतना आसान भी नहीं है क्योंकि सोच को बढ़ाना उतना आसान भी नहीं है और सोच अगर बढ़ जाती है तो मंजिल हमें वहीं पर उसी जगह और उसी समय मिल सकती है। इसी कड़ी में यह भी एक उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है कि विद्यार्थियों में उस प्रकार से चरित्र का निर्माण किया जाए, बौद्धिक विकास उस प्रकार से किया जाए, उनके शारीरिक विकास इस प्रकार से किया जाए कि हर प्रकार से वो सशक्त हो और हर प्रकार से एक योग्य व्यक्ति बने। कहने का मतलब है क्रिएटिव बने। बहुत सारे तत्व हैं, उनमें से एक यह भी तत्व है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ ही पढ़ाई के दरमियान ही उसमें वो कौशल, वो बौद्धिक विकास की शुरुआत हो जानी चाहिए ताकि पढ़ाई के साथ वह धन का भी अर्जन कर सके, पैसा कमा सके। सीधी सी बात है, डायरेक्ट बात है, क्योंकि किसी भी नौकरी या बिजनेस व्यवसाय का उद्देश्य है कि क्रिएटिव प्रोडक्शन मतलब पैसा कमाना, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, वर्तमान चुनौतियों का सामना करना या मानव जीवन को सुखमय बनाना और मानव जीवन की ज़रूरतों को पूरा करना। एक बहुत कड़वा सच्चाई है और कटु सच्चाई यह भी है कि करोड़ों की संख्या में आज हमारे देश में बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं है, या यूँ कहें कि जो हायर एजुकेशन शिक्षा नहीं लिए हैं वे तो बेवकूफ़ महाबेवकूफ़ हैं ही। हमारे भारत में वैसे भी लोगों की कमी नहीं है जो BA MA PhD किए हैं और वो भी महाबेवकूफ़ हैं, जो BCom किए हुए हैं और दिन रात कंपटीशन पढ़े जा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी किए जा रहे हैं, दिन रात मैथमेटिक्स बना रहे हैं, दिन रात अरिथमेटिक्स बना रहे हैं और दिन रात रीजनिंग बना रहे हैं पागल की तरह। कोई पानी पी के भी, कोई भूखे पेट भी, या ना जाने कितने प्रकार से। यह अच्छी बात है, उनमें से बहुत सारे लोग कामयाब सक्सेस होते भी हैं, हो भी रहे हैं और होंगे भी। मैं उसके प्रति पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव दृष्टिकोण इसे मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अपने भारत के स्टूडेंट को मैं चाह रहा हूँ कि अपने एनर्जी को सही रूप से चैनलाइज करें और इस एनर्जी को जब तक वे सही रूप से चैनलाइज नहीं करेंगे और एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में किसी भी चीज़ को नहीं देखेंगे, चाहे हम अपने भारत की अर्थव्यवस्था को अगर होलिस्टिक दृष्टिकोण में विद्यार्थी नहीं देखेंगे, भारत की जनसंख्या को होलिस्टिक दृष्टि में नहीं देखेंगे, भारत के संपूर्ण ज्योग्राफी को होलिस्टिक दृष्टि में नहीं देखेंगे और विश्व के साथ भी इसको कंपैरिजन नहीं करेंगे हर चीज़ में, और वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान चुनौतियाँ हैं, उस चुनौती के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे। कहने का मतलब है चाहे वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह मेडिकल का तैयारी कर रहा हो, चाहे वह मैथमेटिक्स का तैयारी कर रहा हो, क्लरिकल एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, बैंक पे और रेलवे कुछ भी कर रहा हो। वर्तमान परिस्थिति में क्या स्थितियाँ हैं हमारे देश का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का,
राज्य का, गांव, पड़ोस और या यूँ कहें कि हर एक एक व्यक्ति का स्तर क्या है। जब व्यक्ति सारे चीज़ों को कंपेयर करते हुए अपनी स्थितियों का भी सही रूप से मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करने के बाद एक ईमानदार पूर्वक निर्णय लेंगे और एक अच्छे मार्गदर्शन में जब वह आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही कामयाब होंगे। तो हमारे देश राष्ट्र शिक्षा का नीति का उद्देश्य भी है कि लोग, हमारे भारत के लोग स्वस्थ हों। स्वस्थ कैसे होगा? लोग स्वस्थ होंगे जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, अर्थात लोग जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। बॉडी किस तरह से फंक्शन करता है, ह्यूमन बॉडी किस तरह से फंक्शन करता है, ह्यूमन सेल किस तरह से वर्क करता है, ह्यूमन न्यूरॉन किस तरह से वर्क करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में है किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से जो पोषक तत्वों का ज़रूरत होता है, किस प्रकार से व्यक्ति का निर्माण होता है, मेमोरी किस तरह से बढ़ता है, याददाश्त शक्ति किस प्रकार से बढ़ती है, मसल पावर किस प्रकार से डेवलप होता है, हड्डी किस प्रकार से स्ट्रांग होता है, बोन किस प्रकार से स्ट्रांग होता है, और दिमाग सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो मानव को वरदान के रूप में मिला है वह है माइंड, ब्रेन पावर, जिसका अभी तक उसके शक्तियों का अंदाज़ा दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाया है। ये सुपर पावर माइंड का डेवलपमेंट कैसा हो, इन सारे चीज़ों को, इनमें से बहुत सारे तत्व इसके लिए जिम्मेदार है। उनमें से पौष्टिक भोजन, किस प्रकार का भोजन होना चाहिए, किस प्रकार का तत्व हमारा शरीर जो बना हुआ है, हमारे माइथोलॉजी में भी कहते हैं पंचतंत्र से बना हुआ है, और विज्ञान के भाषा में हमारे शरीर बहुत ही तत्वों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे मिनरल्स, धातु मिलके ये बने हुए हैं। इन सारे धातुओं का, खनिजों का, तत्वों का ज़रूरत अलग अलग मात्रा में हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स को चाहिए होता है। समान एक सही प्रोपोर्शन में, सही अनुपात में अगर सारे तत्व जब तक हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे तो शरीर के जो नाना प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हड्डियां हो, बाल हो, स्किन हो, मेमोरी पावर हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, लंग्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ये इस चीज़ का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। ये ज्ञान भी हम साइंस के माध्यम से, बायोलॉजी के माध्यम से, फिजिक्स के माध्यम से, केमिकल रिएक्शन, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल जब हम उसको खाते हैं, पीते हैं, इनहेल करते हैं, और बहुत सारे तत्वों का संपर्क में हम आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस के संपर्क में आते हैं, उसका क्या प्रभाव हमारे मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। आज संपूर्ण दुनिया में, भारत में भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है, और हमारा यह भारत का प्राचीन थाथी भी रहा है, प्राचीन परंपरा भी रहा है। आयुर्वेदा, हर्बल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेद का सेवन के माध्यम से मानव के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है, चीज़ें हैं। यद्यपि मानव के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे चीज़ों का ज़रूरत है, प्रोटीन्स, बहुत सारे और भी तत्व हैं, उनका ज़रूरत है। उसके साथ एक बहुत ही बड़ा तत्व है, बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण तत्व है जो आयुर्वेद के सेवन के माध्यम से हम इसे डेवलप कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने शरीर का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, और नॉलेज के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, हम ज्ञान के माध्यम से ही किसी भी चीज़ को, हम ज्ञान की हमारी परिधि जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही हमारा दृष्टिकोण किसी भी चीज़ को समझने का उतना ही सटीक होगा, हमारा उतना ही ज़्यादा डायमेंशन होगा, उतना ही रेंज उतना ही ज़्यादा होगा, और उतना ही सटीक हम डिसीजन ले सकते हैं, और हम उतना ही इमोशनली इंटेलिजेंस होंगे। इसी के द्वारा हम इस चीज़ का समाधान कर सकते हैं, भारत के लोगों को निरोग कर सकते हैं, और फिर क्रिएटिविटी डेवलप करके भारत को हम आगे कर सकते हैं। विचित्र वाली बात है कि आज भारत के बहुत सारे विद्यार्थी
जो BA MA कर चुके हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बैंक PO रेलवे का और JPSC UPSC IAS का तैयारी कर रहे हैं, इनमें से यह एक कटु सत्य है कि इनमें से ये अधिकतर जो सबसे बड़ा भाग है, इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सच्चाई है, या यूं कहे 90% के आसपास के जो 90% के आसपास के विद्यार्थी हैं, लोग हैं, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला है। उन्हें प्राइवेट जॉब, प्राइवेट नौकरी या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना ही होगा। या यूं कहें कि इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट, जिन्हें नौकरी नहीं मिलने वाला, बिल्कुल कटु सत्य है। आज जो इतने बड़े विद्यार्थी लाखों की संख्या में IAS का तैयारी कर रहे हैं, क्या सभी IAS बनेंगे? क्या सारे बैंक PO बनेंगे? क्या ये सारे रेलवे में जाएंगे? कितना जॉब है हमारे देश के पास, किस किस सेक्टर में कितना जॉब है? ये कटु सत्य है। अगर इस चीज़ को ये नहीं समझेंगे तो कल ये सारे जो विद्यार्थी हैं, सारे लोग बेकार हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे, और इन्हें धक्का खाना होगा ज़िंदगी के साथ, और ज़िंदगी का जो ये आधारभूत, ज़िंदगी का आधारभूत ज़रूरत को ये पूरा नहीं कर पाएंगे, बैलेंस अपने आप को नहीं कर पाएंगे, समाज के मुख्य धारा में ये जी नहीं पाएंगे, और निराशा कुंठा में ये रहेंगे और अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे, और इनका जीना ही निरर्थक हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को क्रिएटिव बनना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को क्रिएटिव बनना पड़ेगा। जितना क्रिएटिविटी व्यक्तियों में होगा, उतना ही हम उस समस्या का समाधान करेंगे। बहुत ही टफ और मुश्किल बात है ये बात समझाना कि चाहे समस्या कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, कितना ही समस्या जटिल क्यों ना हो, लेकिन समाधान उसी समस्या में रहता है और उसी आसपास में रहता है। यूं कहें कि अगर भारत का हर एक व्यक्ति क्रिएटिव हो जाए तो हर एक व्यक्ति एक IAS और IPS से भी बड़ा व्यक्ति बन सकता है। इस चीज़ को आज हमारे भारत के अधिकतर लोगों ने सोचा ही नहीं और सोच ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं, वेस्टिज के भी एक महान MD गौतम बाली भी कहते हैं कि सोचने का तो हिम्मत करो, सोचने का तो हिम्मत करो। वैज्ञानिक सोच भी कहता है सोचने का तो हिम्मत करो। आइंस्टाइन ने भी एक बार सोचने का तो हिम्मत किया। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि भारत का हर व्यक्ति मुकेश अंबानी की तरह धनवान हो, क्रिएटिव हो, हर व्यक्ति बिल गेट्स की तरह अमीर हो, धनवान हो? ये हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत का हर व्यक्ति अरबपति खरबपति हो सकता है। ये सोचने का तो हिम्मत किसी को करना होगा। अगर वैसा कोई व्यक्ति आएंगे इस भारत को उस स्तर पर जो ले जाने के बारे में सोच रहा है, और हर व्यक्ति इस बात को सोचने लगे, मार्ग ढूंढने लगे, तो भारत क्या हो सकता है? एक बार कभी भारत सोने का चिड़िया था, और एक बार भारत फिर क्या हो सकता है? भारत में अगर चाहे तो हर कोई गांधी भी हो सकता है, और हर कोई सुभाष चंद्र बोस भी हो सकता है, और हर कोई टाटा बिरला भी हो सकता है। बस एक बार सोचने का हिम्मत करना होगा, एक बार विश्वास करना होगा, अपने सोच को बदलते रहना पड़ेगा। क्रिएटिव सोच, ज्ञान के दायरा बढ़ाना होगा, खुला सोच रखना होगा। किसी भी चीज़ को सोचना, समझना और जानने की प्रवृत्ति, खुला दृष्टिकोण, खुला आँख, खुला कान, कान का एंटीना खुला होना चाहिए। पता नहीं आज गरीबी का टॉपिक बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा मन, मेरा दृष्टिकोण, मेरा एंटीना जो रिसीवर है, कभी इस टॉपिक में जा रहा है, कभी इस टॉपिक में जा रहा है, कभी साइंस में जा रहा है, कभी मैथमेटिक्स में जा रहा है, कभी इकोनॉमिक्स में जा रहा है, कभी कॉमर्स में जा रहा है, कभी स्टैटिस्टिक्स में जा रहा है, और कभी इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और बहुत सारी चीज़ों में जा रहा है। लेकिन बातें बहुत सारे बोलने के लिए है, लेकिन मैं अभी इसे कुछ पॉवर्टी के बारे में ही फोकस करना चाह रहा हूँ, और कुछ हम क्रिएटिव आइडियाज़ अपने भारतवासियों को दें,
और इस आइडिया के द्वारा उन्हें एक मोटिवेशन, प्रेरणा मिले और एक रास्ता, मार्ग ढूंढे। पढ़ते पढ़ते आदमी पागल हो रहा जा रहा है, जीवन भर पढ़ के पागल हो गया, 20 साल 30 साल, लेकिन वह पढ़ा लिखा बेरोजगार, या यूं कहें कि पढ़ा लिखा गधा हमारे देश में बन रहा है। क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का? क्या फ़ायदा है ऐसे स्कूल, ऐसे सरकारी स्कूल, ऐसे प्राइवेट स्कूल, ऐसे कॉन्वेंट स्कूल, ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में पढ़ के बच्चों को पढ़ा के, ऐसे बड़े बड़े कोचिंग में बच्चे को पढ़ा के 20 लाख 30 लाख 50 लाख उसके पीछे खर्चा करते, क्या फ़ायदा है? जो पढ़ा लिखा लास्ट में पढ़ा लिखा गधा ही बन रहा है। न सोचने समझने की शक्ति, न क्रिएटिविटी है, न वह धन का उपार्जन खुद कर पा रहे हैं, न किसी दूसरे को आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं, किसी को मार्ग दिखा पा रहे हैं, किसी को धनवान बना पा रहे हैं, किसी को निरोग बना पा रहे हैं, कोई काम का नहीं। हाँ, उसमें से बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार बन रहे हैं, कुछ डॉक्टर बन के लूटने में लगे हुए हैं, कुछ IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर बन के लूट रहे हैं, बत्ती चमका रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे IAS IPS बनकर? क्या फ़ायदा ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर बनकर और ऐसा बिजनेसमैन बनकर जो केवल अपने खुद ही लूटे, खुद ही करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाए, खुद ही मिलियनियर बिलियनियर ट्रिलियनियर ये बने और खुद ही सारे चीज़ों का भोग करे? सही मार्ग तो वो है जिसमें लोग खुद ही उस ऊंची मुकाम को हासिल करे, लाखों करोड़ों अरबों कमाए और साथ ही दूसरे लोगों को भी उस योग्य बनाए कि वो भी करोड़पति और खरबपति वो भी बने, सारे व्यक्ति करोड़पति और खरबपति हो। यह अच्छा है कि भारत के कुछ ही लोग जो करोड़पति और खरबपति बने। सोचने की तो हिम्मत करो, सोचने की तो हिम्मत करो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा कोई सोच रहा है, अगर सोच लेगा, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं कि भारत का हर एक व्यक्ति अरबपति खरबपति हो सकता है, हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, हर एक व्यक्ति अमिताभ बच्चन और हर एक व्यक्ति ऋतिक रोशन हो सकता है, हर एक व्यक्ति IAS IPS स्टैंडर्ड का हो सकता है, हर एक व्यक्ति क्रिएटिव हो सकता है, हर एक व्यक्ति में इंजीनियर, डॉक्टर, सोशल साइंटिस्ट, नेता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कल्पना करें वैसा देश अगर हमारा भारत बन जाए कि हर व्यक्ति एक नेता हो, हर व्यक्ति में वो क्वालिटी हो जो एक चीफ मिनिस्टर में और एक प्राइम मिनिस्टर में हो, उस देश का कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता है। चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो या कोई भी और कंट्री हो, ठेंगा कुछ नहीं कर सकता है। और इससे संपूर्ण भारत का ही नहीं विकास होगा, सबका विकास होगा। इसके लिए सबसे बड़े तत्वों में से एक है स्वास्थ्य का अच्छा रहना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत सारे आयुर्वेद जो तत्व हैं, जड़ी बूटी हैं, उनका ज्ञान के माध्यम से, उसका इस्तेमाल और सेवन के माध्यम से विद्यार्थी अपने शारीरिक शक्ति को विकास करने के साथ साथ अपने मस्तिष्क को उस स्तर पर विकास कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, जहाँ से उनका मेमोरी पावर भी डेवलप होगा और क्रिएटिव होंगे और कई 100 गुना, कई हज़ार गुना अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं, कोई भी क्विज प्रतियोगिता में जीत हासिल कर सकते हैं, कोई भी प्राइज उपहार प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बड़े से बड़े टीचर बन सकते हैं, लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं और दूसरे को भी मार्गदर्शन दे सकते हैं ज्ञान के माध्यम से। इन सारी चीज़ों पर हमारी संस्था पीपल वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए। वे सारे चीज़ों को जो आज हमारे विद्यार्थियों को ज़रूरत है, आज हमारे देश को ज़रूरत है, इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए ये हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन इस पर काम कर रही है, एक स्टडी सेंटर काम कर रही है और इस तरह से विद्यार्थियों का एम्पावरमेंट किया जा रहा है। इस प्रकार से हम उसे चैनलाइज कर रहे हैं पिछले 5 साल से। और हम अपने भारत के जो संविधान है, भारत का जो राज्य शिक्षा नीति है, उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। झारखंड राज्य सरकार के साथ मिलकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा पीपल वेलफेयर फाउंडेशन, जिसे सरकारी मान्यता भी मिल चुका है, 24 घंटा हमारे दिमाग इस ओर चल रहा है कि किस तरह से हम अपने भारत को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री को बनाएं, हर व्यक्ति में आग लाएं। ये चीज़ का समाधान हमारा पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ढूंढ चुका है
कि किस प्रकार से हर व्यक्ति को अमीर बनाया जा सकता है, हर विद्यार्थियों को अमीर बनाया जा सकता है पढ़ाई के माध्यम से ही। पढ़ते पढ़ते चाहे वह स्कूल स्तर के विद्यार्थी हो, 9, 10, 8 या कॉलेज में पढ़ रहे हो, 11, 12 ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हो, पढ़ाई के साथ ही वो अपना स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। और पैसे की चुनौती, भारत में जो पैसा का चुनौती है, गरीबी, दरिद्रता, ना ट्यूशन बढ़िया पढ़ पाते हैं, ना ट्यूशन में फी दे पाते हैं, ना भोजन कर पाते हैं, कुपोषण का शिकार, शरीर कहाँ से विकास होगा, मेमोरी कहाँ से विकास होगा, समय पढ़ने के लिए नहीं। और ये सारा बहाना, ये मूर्खता, ये बहाना बोले या क्या बोले, वास्तव में तो यह है कि हमारे दृष्टिकोण से ये सब चीज़ बहानाबाजी है। लेकिन वास्तविकता जो ऐसा सोच रहे हैं, जो विद्यार्थी आज असहाय महसूस कर रहे हैं, वास्तव में ज्ञान उनके पास नहीं है, समाधान उनके पास ही है, उनके आसपास ही है। इस चीज़ का ज्ञान उनके पास नहीं है और ऐसा ज्ञान हमारे शिक्षा पद्धति वैसा नहीं है। आज स्कूलों में अधिकतर शिक्षक उस योग्य नहीं है, चाहे कॉलेज में हो, योग्य नहीं है या योग्य हैं तो उनकी संकीर्ण मानसिकता के चलते, स्वार्थपन के चलते केवल अपना ही सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे, सही रास्ते में नहीं लगा रहे हैं। तो इन सारे समस्याओं का समाधान हमारा पीपल वेलफेयर फाउंडेशन खोज चुका है और इस पर काम कर रही है पिछले 5 साल 2015 से, जहां शिक्षा में पीपल वेलफेयर फाउंडेशन क्रांति ला रही है। शिक्षा में हम लोग एम्पावरमेंट कर रहे हैं, मोटिवेट विद्यार्थियों को कर रहे हैं। अब 2020 में नेक्स्ट स्टेप हमारा पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ले चुका है कि अब विद्यार्थियों को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हम लोग कर रहे हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के बारे में 2015 से हम लोग सोच रहे थे और कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग इस पर क्रांतिकारी स्तर पर काम कर रहे हैं और इसका सारा समाधान हम लोग ढूंढ चुके हैं। और यही 2020 में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के माध्यम से किस तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस वीडियो में उतना चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल 100%, ये हम 100% ये समस्या का समाधान पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ढूंढ लिया है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, 8, 9, 10 या और भी जूनियर स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं कक्षा के छात्र हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन के छात्र हैं, एमए में पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या आप बीएड कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि पैसे के चलते आप अपने पढ़ाई को अच्छा तरह से नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पैसे के अभाव के चलते आप ट्यूशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अच्छे कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ पा रहे, अच्छा भोजन नहीं कर पा रहे, अच्छा कपड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं, अपने ज़रूरत का चीज़ नहीं प्राप्त कर पा रहे, मोबाइल लैपटॉप नहीं प्राप्त कर पा रहे, ये एजुकेशनल गैजेट्स नहीं प्राप्त कर पा रहे जिसके माध्यम से अपने पढ़ाई का लक्ष्य को प्राप्त करें या अपने सपनों को, अपने ख्वाब को प्राप्त करें, या आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इन सारे चीज़ों का समाधान पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ने कर लिया है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि शायद ये समाधान आपके पास नहीं है, तो आप हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन से संपर्क करें, आप हमसे संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। हमारा पीपल वेलफेयर फाउंडेशन का कॉन्टैक्ट नंबर है 9546467676। अगर आप चाहते हैं कि विश्व स्तर का, वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्लास का काउंसलिंग आप लेना चाहते हैं पढ़ाई में, किसी भी पढ़ाई में, स्कूल लेवल का पढ़ाई हो, कॉलेज लेवल का पढ़ाई हो, किसी भी कंपटीशन का पढ़ाई के बारे में आपको काउंसलिंग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, बैंक पीओ, रेलवे, एसआई इंस्पेक्टर बनना हो, पुलिस इंस्पेक्टर बनना हो, डीएसपी बनना हो, जेपीएससी, बीपीएससी या कोई भी राज्य स्तर का प्रशासनिक सेवा हो, बंगाल प्रशासनिक सेवा हो या भारत प्रशासनिक सेवा हो, भारत पुलिस सेवा हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन से समित मार्गदर्शन अगर आपको चाहिए, तैयारी किस तरह से करना है, मैथमेटिक्स को किस तरह से तैयारी किया जा सकता है, रीजनिंग को किस तरह से तैयारी करें, रीजनिंग को किस तरह हैंडल करें, करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ाई करें, और आप चाहते हैं स्कूल
स्तर के पढ़ाई के लिए हमारे लोकल एरिया में स्कूल स्तर के एक दिल्ली स्तरीय पढ़ाई या एक विश्व स्तर इंटरनेशनल स्तर का पढ़ाई हमारे लोकल एरिया के विद्यार्थी दिल्ली स्तरीय पढ़ाई चाहते हैं, विश्व स्तरीय इंटरनेशनल स्तरीय पढ़ाई चाहते हैं कि किस तरह से अमेरिका में पढ़ाया जाता है, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, चाइना में, जापान में, वहाँ की स्कूलिंग व्यवस्था किस तरह है, दिल्ली में स्कूलों में किस तरह से पढ़ाया जाता है और सबसे बेहतर पद्धति से किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएटिविटी का डेवलप होगा। इन सारे चीज़ों का समाधान अगर चाहते हैं, इस प्रकार से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार से मेमोरी को ट्रेंड किया जाता है, मेमोरी टेक्निक क्या है, ह्यूमन पावर क्या है, मेमोरी फंक्शंस क्या है, दिमाग किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, पढ़ाई में ब्रेन को किस प्रकार से हिप्नोटाइज किया जा सकता है, हिप्नोटाइज करके किस तरह पढ़ाई को हम ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं, किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं, किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, किस तरह से स्वास्थ्य को सुधारेंगे। चाहे आप किसी भी स्कूल के पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, या आप चाहे किसी भी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी हो, कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, डीएवी में, सन फ्रांसिस में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, या किसी भी पब्लिक स्कूल में, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में, अगर उससे भी आप एक स्टेप, एक हायर डेवलपमेंट चाहते हैं, उससे भी एक स्टेप ऊपर उठना चाहते हैं, उससे भी एडवांस लेवल का कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं, पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे संस्था जितना हो सकता है उतना हमारा संस्था आपको मदद करेगा और आप कमर्शियली भी हमारे एक स्टडी सेंटर के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। अगर हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़ के अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, निःशुल्क अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से जुड़ के समाज सेवा करना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं, इस देश को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़े। अति साथ अगर आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना और आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर अल्लाह को करोड़ों अरबों कमाना चाहते हैं, अरबपति खरबपति बनना चाहते हैं, तो किस प्रकार से, अगर इसका जानकारी आपको नहीं है, किस प्रकार से बिना पूंजी का, बिना धनवान हुए भी एक गरीब से भी उस स्तर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक आम आदमी से भी उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन सारे ट्रेनिंग को आपको दिया जाएगा, सारे टेक्निक को आपको बताया जाएगा, समझाएगा, सारे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा आपको, और आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाएगा। ये बिल्कुल संभव है, दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ये पीपल वेलफेयर फाउंडेशन इस और कदम बढ़ा चुका है, काम कर रही है, और हमारे सारे मेंबर, इवन मैं भी, जो पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के जितने भी मेंबर हैं, सारे मेंबर का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ऊपर डेवलप हो चुका है। इसके साथ ही क्रांतिकारी परिवर्तन सारे मेंबर का आ चुका है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे पैसा से हो, सारे चीज़ में है, और उस रास्ता में हम लोग सारे मेंबर्स बढ़ चुके हैं, और इस मेंबर का कड़ी बनना चाहते हैं, आप भी जुड़ना चाहते हैं, हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन का परिवार बनना चाहते हैं, आप हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े, हमसे कॉन्टैक्ट करें। इस वीडियो में और एक बात, मेमोरी पावर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो बहुत कई तरीके से डेवलप मेमोरी पावर को किया जा सकता है। उनमें से मेमोरी पावर डेवलप करने के लिए एक तो एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन की ज़रूरत है ही, उस प्रकार का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, उस प्रकार का माहौल में रहना, अपने आप को उस प्रकार का माहौल बनाना, उस दुनिया में ले जाना, उस दिमाग को उस स्तर पर ले जाना, चैनलाइज करना जरूरी है ही। उसके साथ किस तरह से भोजन करना चाहिए, और बहुत सारे आहार और प्रोडक्ट है जो हम आपको जानकारी देंगे कि वो कौन कौन से आहार और कौन कौन प्रोडक्ट हैं जो दिमाग को कंप्यूटर की तरह फास्ट बनाया जा सकता है, क्रांतिकारी डेवलपमेंट किया जा सकता है, याद करने की क्षमता का बहुत ही ज़्यादा 100 गुना उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो वैसा प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे संस्थाओं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ये अवेलेबल है। इसकी जानकारी आप हमारे पास मिलेंगे तो हम जानकारी देंगे। संक्षेप में बता देता हूँ कि 100 रुपये में भी ये अवेलेबल है,
जो इस प्रकार के प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए आप किसी दूसरे जरिया से प्राप्त करते हैं, तो इस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए आपको 2 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये कीमत चुकाना भी पड़ सकता है। और इसके साथ ही बहुत सारे और भी जानकारी आपको मिलेगा। मसलन यूँ कहें, आपका सारा समाधान हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से होगा। चाहे शिक्षा का बात हो, चाहे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना हो, इंडियन इकोनॉमिक्स का समझ, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का समझ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का समझ, स्टैटिस्टिक्स का समझ, या किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन, कोचिंग आपको चाहिए, सारा चीज़ का समाधान हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल and please share channel's link to other students and other guys, other people, so that they can get benefit from us and they can be aware by our view, by our thought. Thank you very much. Jai Hind. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center.